नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने चैनल आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम सभी, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 13 नवंबर डेट फिक्स हुई है यूजीसी हिंदी नेट के एग्ज़ाम की, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और लगातार प्रश्न को करते जा रहे हैं। तो 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपको दे रही हूँ, जिसमें से मैंने आपको 200 प्रश्न करवा दिए हैं। 230 प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में आपको दिए, ठीक है। अब इसके बाद 231 से आज फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है, इस प्रश्न श्रृंखला की। तो देखिए, इसमें 200, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ वो आप तक पहुँच जाएं। और इसके अलावा आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इसकी आपको पीडीएफ, आपको इमेज चाहिए जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको करा रही हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए 231 क्वेश्चन से शुरुआत करी, 230 तक मैंने पिछले वीडियो में कराया था। इनमें से कौन सा वीर काव्य नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा वीर काव्य नहीं है? बीसलदेव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो बीसलदेव रासो या हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, इनमें से वीर काव्य कौन सा नहीं? देखिए, बीसलदेव रासो एक श्रृंगार काव्य है, ठीक है। परमाल रासो भी वीर काव्य ही है। हमीर रासो भी वीर काव्य, पृथ्वीराज रासो तो केवल एक बीसलदेव रासो ऐसा है जो श्रृंगार काव्य है, ठीक है, श्रृंगार रस से उत्पूर्त। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद है सिद्ध कितने माने गए? तो आपको सभी को पता ही है कि सिद्ध की संख्या 84 मानी गई है और नाथों की संख्या 9 मानी गई है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो ये इसकी ट्रिक्स मैंने आपको करवा रखी हैं। आदिकाल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं मेरी ट्रिक्स को, और वहाँ पर मैंने आपको बताया कि बीसलदेव रासो के जो रचयिता हैं वो जो हैं वो हैं नरपति नाल, ठीक है। नरपति नाल जो है बीसलदेव के रचयिता। देसिल बैना सब जन मिठा, ये बात किसने कही थी? ये देखिए, अभट्ट भाषा में ये कही गई बात है। और देसिल बैना सब जन मिठा, ये जो बात कही गई है, ये विद्यापति, रसखान, सूरदास और नंददास, इन चारों में से ये बात विद्यापति ने कही थी कि जो देसी भाषा होती है वो सभी जनों को मीठी लगती है। नाथ कितने माने जाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। 9 नाथ माने जाते हैं, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। जिनधर्म सूरी, कुमारपाल, हेमचंद्र, शलिभद्र सूरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है शलिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता। हिंदी की पहली प्रकाशित रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, शावकाचार्य या पदावली, ठीक है। तो हिंदी की पहली प्रकाशित रचना, देखिए ज़्यादातर लोग पृथ्वीराज रासो लगाएंगे, लेकिन वास्तव में श्रावकाचार है ये, ठीक है। श्रावकाचार भी प्रकाशित करी गई थी, काफ़ी बाद में की गई थी, लेकिन पहली रचना भी यही मानी जाती है हिंदी की, और पहली प्रकाशित रचना भी यही मानी जाती है, श्रावकाचार, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238, निम्नलिखित में से विद्यापति ने किसकी रचना नहीं की है? ठीक है, तो आपको पता है मेन जो रचनाएं हैं विद्यापति की, वो देखिए कौन कौन सी मानी जाती हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये 3 तो मानी ही जाती हैं। इसके अलावा अब देखिए मैं आपको और बताती हूँ, कीर्तिलता तो इसमें है ही, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी रचनाएं हैं जो विद्यापति ने लिखी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जो विद्यापति थे उन्होंने दान वाक्यावली भी लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। शैव सर्वस्व सार भी इन्होंने लिखी थी, केवल बसंत विलास जो है वो इनकी लिखी हुई नहीं है। तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार सभी को पता है, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां, सदा शुक्ला, सदल मिश्र। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? सदल मिश्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, धनपाल ने भविष्य कथा लिखी, बिल्कुल सही है, ठीक है, सुमेलित है, ठीक है। स्वयंभू ने पौमचर्यु लिखी, ये भी सही है। देवसेन ने पाहुड़ दोहा लिखा, और कोऊहल ने लीलावई कथा लिखी। तो कोऊहल लीलावई कथा, देखिए मैं जितनी भी रचनाएं आपको करा रही हूँ सबकी ट्रिक्स मैंने अपने वीडियोस में दे रखी हैं, लेकिन इसकी जो ट्रिक है मैंने आपको नहीं दी है, तो ये मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको। देवसेन की पाहुड़ दोहा नहीं है, ये राम सिंह की है, ठीक है। तो इसलिए ये कथन जो है सुमेलित नहीं है, और यही हमसे पूछा गया, तो डी ऑप्शन सही होगा। अब बात आती है कोऊहल लीलावई, ठीक है। तो इसको आप कैसे लर्न करेंगे? तो देखिए, आप ऐसे याद कर लिए कि लीला लीला, ठीक है, लीला क्या चलाती है? हल चलाती है, ठीक है।
लीला हल चलाती है। ओके, बस इतना याद रखिए कि कोई स्त्री है, ज़्यादातर आपने देखा होगा पुरुषों को हल चलाते हुए, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि लीला हल चला रही है, यानी कोई स्त्री भी हल चलाती है, तो लीला हल चला रही है। तो जैसे ही लीला वही आएगा ना, हल अपने आप ही याद आ जाएगा, आपको हिट हो जाएगा एग्जाम में आपके दिमाग में, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, हमीर रासो नाम से कितनी रचनाएं प्राप्त हैं? 4, 2, 3 या 1? तो मैं आपको बताऊं, एक भी, जो डी ऑप्शन है वो है एक भी नहीं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, देखिए अब दिखेगा आपको कि हमीर रासों के नाम से कितनी रचनाएं प्राप्त हैं, तो डी डी ऑप्शन में एक भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको एक जानकारी देती हूँ बहुत अच्छी, कि हमीर रासो एकमात्र ऐसी रचना है जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कहा जाता है कि हमीर रासो लिखी गई थी, लेकिन पर्टिकुलर मतलब अगर हम कहें कि प्रमाणित नहीं है ये, आज भी इस पर जो है विवाद छाए रहते हैं हमेशा। तो अगर पूछें कि कितनी रचनाएं प्राप्त हैं, तो एक भी नहीं, इसका आंसर जो है वो दिया जाता है कि एक भी रचना हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि हमीर रासो लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो विजयपाल रासो, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि सनी देओल ने जब नल उठाया था, नल हाथ में ले लिया था, तो उनको विजय मिल गई थी गदर पिक्चर में। तो नल सिंह भट्ट, ठीक है, विजयपाल रासो के रचयिता हैं। किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना घोषित करके उसका प्रकाशन बंद करवा दिया था? तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने घोषित किया था? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर वूलर, विलियम जोन्स, जॉन प्रिंसेप और गिलक्राइस्ट। विलियम जोन्स, जॉन प्रिंसेप और गिलक्राइस्ट, ये तीनों ऐसे थे जो वास्तव में हिंदी साहित्य के जो ग्रंथ होते थे उनका साथ दिया, मतलब उनका कभी विरोध नहीं किया। लेकिन वूलर ने जो है पृथ्वीराज रासो का बहुत मतलब गहन विरोध किया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया था, और इसको जो है वो अप्रामाणिक रचना मानी थी इन्होंने, और इसका प्रकाशन ही बंद करवाने की ठान ली थी। लेकिन जो कर्नल टाड थे ना, कर्नल टाड, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको आदिकाल पे पूरा एक वीडियो दिया है, उसमें पूरी आपको पूरा इतिहास, हर चीज़ पूरा एकदम क्लियर करके मैंने आपको बताया है पृथ्वीराज रासो के बारे में। चूँकि ये आपकी नेट का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी है पृथ्वीराज रासो, तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो मेरा देख सकते हैं आदिकाल की प्लेलिस्ट में जाके, तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि वूलर ने क्या कहा था और टाड ने क्या कहा था, और भी कई सारी बातें आपको पता चलेंगी। तो देखिए, वूलर जो थे उन्होंने अप्रामाणिक माना था, इसका प्रकाशन बंद करवा दिया, लेकिन कर्नल टाड ने इसको जो है इसका प्रकाशन करवाया था। ठीक है, तो ये इसके कौन थे? समर्थन में थे, जबकि ये इनके समर्थन में नहीं थे, डॉक्टर वूलर। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं 244 प्रश्न पर। ठीक है, 244 प्रश्न की तरफ लेकर चलती हूँ। तो देखिए 244 प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, पृथ्वीराज रासो किस में विभाजित है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो, देखिए कोई भी अगर महाकाव्य लिखा जाता है तो उसका विभाजन किया जाता है। कोई किसी विद्वान ने उसको सर्गों में विभाजित किया, किसी ने उसको कांडों में विभाजित किया, किसी ने समय में विभाजित किया। तो पृथ्वीराज रासो जो है वास्तव में वो समय में विभाजित किया, और इसमें 69 समय है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पृथ्वीराज रासो ने विभाजित किया समय में। ठीक है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को। उसके बाद है, सिद्धों की रचनाएं किस नाम से प्रकाशित हैं? तो देखिए सिद्धों की जो रचनाएं हैं ये किस नाम से प्रकाशित हैं? तो सिद्धों की जितनी भी रचनाएं थीं उनका एक संकलन बनाया गया था, जिसका नाम था, देखिए 4 ऑप्शन है, संध्या काव्य, आदिम काव्य, गीति काव्य और बौद्धगान ओ दोहा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो सही आंसर है वो है बौद्धगान ओ दोहा। ये संकलन, जितनी भी सिद्धों की रचनाएं हैं उनका संकलन बौद्धगान ओ दोहा में मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, सिद्ध पंथ का उदय किससे हुआ था? तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि देखिए नाथ साहित्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित था, और जबकि सिद्ध साहित्य जो है वो था बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और आदिवासी धर्म। तो इसका सही आंसर जो है वो बौद्ध धर्म का एक्चुअली विकृत रूप ही था सिद्ध पंथ। ठीक है, तो इसलिए इसकी पूरी हिस्ट्री भी मैंने आपको बता रखी है, सभी चीज़ें करवा रखी हैं, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नाथ पंथ की मूल चेतना किस पर आधारित थी? अभी देखिए हमने सिद्धों की बात करी, अब हम नाथों की तरफ जाएंगे। तो नाथ पंथ की जो मूल चेतना है वो किस पर आधारित थी? तो अब डेफिनेटली अगर सिद्धों की है बौद्धों पर आधारित, तो नाथ की किस पर आधारित होगी? तो नाथ की जैन दर्शन पर आधारित है। ठीक है, संध्या भाषा का अर्थ क्या होता है? देखिए संध्या भाषा जो है उसका अर्थ क्या है? अस्पष्ट भाषा है, कठिन भाषा है, समझ में आने वाली भाषा है, या कुछ स्पष्ट था कुछ अस्पष्ट?
तो संध्या भाषा जो है, चूँकि वो बीच की भाषा है, जो संधि करने वाली भाषा है, ठीक है। संध्या भाषा का मतलब जो पुरानी भाषा है और जो नई भाषा है उसकी संधि करती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ तो स्पष्ट होती है और कुछ स्पष्ट नहीं होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? तो देखिए पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय में कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वीराज रासो बहुत प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई ने लिखी, जबकि पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक भट्ट ने लिखी थी। और जयानक भट्ट की जो ये रचना है पृथ्वीराज विजय, इसी के आधार पर जब पूरी कहानी पढ़ी गई तो इसी के आधार पर इसकी अप्रामाणिकता के बारे में पता चला था, ठीक है। तो जयानक भट्ट ने लिखी थी पृथ्वीराज विजय, ठीक है। तभी पता चला था कि पृथ्वीराज रासो कितनी अप्रामाणिक है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो जयानक भट्ट में सही दे रखी थी, लेकिन पृथ्वीराज रासो में वो चीज़ गलत दे रखी थी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इतिहास की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ सबसे अधिक विवादास्पद है? तो जस्ट मैंने अभी बताया है आपको कि जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था वो वास्तव में बहुत ज़्यादा जो है अप्रामाणिक माना गया और बहुत ज़्यादा उस पर विरोध भी हुआ, ठीक है। बूलर ने तो उसका प्रकाशन ही बंद करवा दिया था और ये कहा गया, और क्या क्या अप्रामाणिकताएँ थीं, क्यों उसको प्रमाणिक सिद्ध किया गया, कुछ लोगों ने क्यों प्रमाणिक सिद्ध किया, कुछ लोगों ने अर्ध प्रमाणिक सिद्ध किया, तो ये सब क्यों किया गया ये आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं जाकर। लेकिन अगर आपको थ्रोली स्टडी करनी है तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो होगा, क्योंकि ये विवादास्पद है बहुत ज़्यादा प्रमाणिकता के मामले में, ठीक है। तो आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन आगे के और कराए हैं, 250 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। तो आपको नेक्स्ट जो अगली जो सीरीज़ होगी उसमें आपको जो है 300 प्रश्न मिलेंगे, मतलब 50 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो इसी तरह से लगातार अभी हमारे पास जो भी समय है इसमें हम लगातार प्रश्न करते जाएंगे। अगर देखिए अब ये 50 क्वेश्चन, मैं कोशिश करती हूँ कि 50 क्वेश्चन आपको दूँ। अगर मुझे समय होता है तो मैं ज़्यादा भी दे देती हूँ किसी किसी दिन, लेकिन आई थिंक आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ जो भी चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं जिनके वीडियोस देना मुझे ज़रूरी है, जैसे कि मेरे पास जो है हिंदी कहानी के लिए एक कमेंट आया है कि मैम उसके बारे में बताइए। और मेरे पास एक कमेंट आया राजभाषा आयोग के जो विभिन्न प्रावधान थे 343 से लेकर 351 तक के, तो उनके विषय में जो है पूछा गया है। तो मैं इस तरह के वीडियो आपको साथ में दूंगी जिससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और जब हम विधाओं पर जाएंगे तो हमारी ट्रिक्स की शुरुआत होगी, जब हम साहित्य पर जाएंगे बाकी काव्य शास्त्र के जो कितने क्वेश्चन हैं वो आपके साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ये 250 प्रश्न कंप्लीट किए। आशा करती हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इसके अलावा मुझे मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन का रीज़न बनता है। मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।